कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने इंदिरा गांधी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारी शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधिनियम वर्ष 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका था। ऐसे में इसे दोबारा प्रक्रिया में लाने की आवश्यकता समझ से परे है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पूरे देश में इस कानून को लेकर सहमति बन चुकी थी तो इसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है, जिससे महिलाओं को उनके अधिकार समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। शोभा ओझा ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 33% आरक्षण लागू करने की बात पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नए आंकड़ों पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। उन्होंने उसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने भाजपा सरकार पर इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को उनका हक दिलाने की दिशा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, आपके बीच आ जाके मुझे बहुत खुशी हो रही है और पूरे देश में आज जो माहौल है, पिछले 2-3 दिन पहले सब ने देखा कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से सरकार को विपक्ष की जागरूकता के चलते, विपक्ष की एकता को चलते, विपक्ष के वचन के चलते कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान की वो रक्षा करेंगे, इस सरकार को, मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और पार्लियामेंट में जो डिलिमिटेशन में वो चेंजेस लाना चाह रहे थे बिल में, उसको वो नहीं ला पाए और वो औंधे मुंह वो बिल गिरा, ये सब जानते हैं। और राजनीतिक लोगों ने तो वो चर्चा देखी ही, साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हर जागरूक व्यक्ति ने समय निकाल के पार्लियामेंट में हो रही वो चर्चा को देखा और उनकी जिज्ञासा थी, वो जानना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास था कि वो महिला आरक्षण बिल की आड़ में 2029 के चुनाव में खुद के लिए आरक्षण सुनिश्चित करे, वो किस तरह से ऑपोजिशन उसको हैंडल करती, वो जिज्ञासा इस देश भर के नागरिकों में थी। बिल गिरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला गए और हास्यास्पद है, साथ ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही दुखद है कि जिस देश में कि प्रधानमंत्री 70 साल में न जाने कितने प्रधानमंत्री रहे, कोई प्रधानमंत्री ने अपनी चेयर को, की गरिमा को इतना नहीं गिराया या बिल्कुल नहीं गिराया जिस तरह से मोदी जी ने उसको गिराया। जो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश के नाम संदेश दिया और देश के नाम संदेश देते वक्त देश का झंडा पीछे लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो देश के नाम संदेश एक मुख्य प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, वो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता बोल रहा है, बीजेपी आरएसएस का प्रचारक देश को संबोधित कर रहा है। प्रधानमंत्री वाली कोई बात नहीं थी उसमें। और जो प्रधानमंत्री देश का तमाम ऐसे अफसर, जब उन्हें देश को संबोधित करना था, वो चुप रहे। उन्होंने देश की जनता को पुलवामा के बाद कोई संबोधन नहीं दिया। उन्होंने देश की जनता को गैल्वन वैली में जब चाइना ने हमला किया था, 20 हमारे सैनिक मारे गए थे, प्रधानमंत्री के पास देश को देने के लिए कोई संदेश नहीं था। जब किसान आंदोलन में 7.5 मासूम किसान मारे गए,
तब प्रधानमंत्री के पास देश को देने के लिए कोई संदेश नहीं था। जब मणिपुर में लगातार हिंसा होती रही 2 साल से ज़्यादा, अभी तक चल रही है, और जहां मासूम बेटियां नग्न करके सड़कों पे घुमाई गई, रेप हुए, गैंग रेप हुए, प्रधानमंत्री बीजेपी का शासन है वहाँ, प्रधानमंत्री के पास कोई संदेश नहीं था। जो अंकिता भंडारी केस हुआ, पूरा उत्तराखंड सड़कों पे आ गया, भारतीय जनता पार्टी का नेता लिप्त था, प्रधानमंत्री के पास कोई संदेश नहीं था देश के नाम। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा करी, प्रधानमंत्री के पास कोई संदेश नहीं था देश के नाम। और जब अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि 8:30 बजे रात को वो देश के नाम संदेश देंगे, तो इस देश की मासूम जनता को लगा कि शायद क्राइसिस पे बोलेंगे, चाहे शायद महंगाई पे बोलेंगे, चाहे जो पलायन हो रहा है गुजरात में, जो हमारे गरीब लोग जो काम करते हैं गुजरात के फैक्ट्रीज में, उनका पलायन हो रहा है, उस पे कुछ बोलेंगे। पर नहीं, प्रधानमंत्री पे एक शब्द नहीं है। बेरोजगारी पे बोलेंगे, नहीं, प्रधानमंत्री के पास एक शब्द नहीं है इस पे बोलने के लिए, इस पे संदेश देने के लिए। प्रधानमंत्री के पास शब्द है देश को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अपने आप को महिला हितैषी बताने के लिए, अपने आप को महिलाओं का मसीहा बताने के लिए। प्रधानमंत्री जी उस दिन माफ़ी मांग रहे थे देश के नाम संदेश में, इस देश की बेटियों से, इस देश की माता बहनों से। जब माफ़ी मांगना चालू करी तो मुझे और कई महिलाओं को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री वो माफ़ी अपने घर से शुरू करेंगे मांगना। दुख होता है कि एक ऐसा इस देश का प्रधानमंत्री आज है जिसने 64 साल तक अपनी बीवी का किसी को पता लगने नहीं। जब जब इलेक्शन के एफिडेविट भरे जाते थे, उसमें एक कॉलम होता है पति का या पत्नी का, उसमें आपको नाम दर्ज करना पड़ता है अगर आपका कोई पति है या पत्नी है। वो कॉलम वो खाली छोड़ देते थे। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री ने जसोदाबेन का नाम लिखा। क्यों लिखा? मर्जी से नहीं लिखा, वो मजबूरी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस साल घोषणा की थी कि अगर आप कोई भी कॉलम छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और इसलिए प्रधानमंत्री को मजबूरीवश जसोदाबेन का नाम लिखना पड़ा। तो 2014 में देश को पता लगा कि प्रधानमंत्री जी की कोई पत्नी भी है। तो मुझे लगा कि शायद प्रधानमंत्री सबसे पहले माफ़ी की शुरुआत अपने घर से करेंगे, फिर वो बाहर जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं, बहनें हैं, उनसे माफ़ी मांगेंगे कि जिस तरह से आज पूरे देश में गुंडागिर्दी है, तमाम बीजेपी के नेता या उनके बच्चों आज गुंडागिर्दी, कहीं लोगों को कुचल रहे हैं, कहीं रेप कर रहे हैं, कहीं गैंग रेप कर रहे हैं। उन्नाव में हमने देखा, अपनी ओलंपियन बेटियों के साथ देखा, उनका क्या हर्ष हुआ। तो प्रधानमंत्री इन सब से माफ़ी मांगेंगे, और प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे इस देश की हर बेटी, महिला से, बहन से, कि अफसर होने के बाद उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता और जो कांग्रेस का इतिहास है इस बात को दिखाती है कि उनने हमेशा महिलाओं का सम्मान दिया और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की ओर पहल करी। हम सब जानते हैं कि राजीव जी का सपना था कि इस देश की महिलाओं का बराबरी से हिस्सेदारी होनी चाहिए शासन में भी, और इसी के चलते 1998 में उन्हें पंचायती राज के तहत 33% महिलाओं के आरक्षण का प्रपोजल लाए, और फिर 1989 में लाए, और 1992-93 में नरसिम्हा राव सरकार ने इसे पास किया। और आप उस बिल की खूबसूरती देखिए, उस बिल में महिलाओं को आरक्षण तो मिला ही, स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को, जो हमारी दलित महिलाएं हैं उनको भी उसमें आरक्षण मिला, उनको भी भागीदारी मिली, जो ट्राइबल महिलाएं उनको भी भागीदारी मिली, जो ओबीसी महिलाएं हैं उनको भी भागीदारी मिली,
मतलब कोई सेक्शन महिलाओं का ऐसा नहीं था जिसकी उस बिल में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। और फिर आगे चल के मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जब महिलाओं ने दिखा दिया इस देश की कि 33% आरक्षण के बावजूद वो 40-45% सीटों पे जीत के आ रही है, वो अनारक्षित सीटों पर भी जीत के आ रही है, तो इस आरक्षण को महिलाओं की मेहनत और महिलाओं की हिम्मत को देखते हुए 50% मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। तो ये तो होती है सच्ची संवेदनाएं, महिला सशक्तिकरण की ओर सच्चा और मजबूत कदम। और राजीव जी ने ऐसा क्यों सोचा था कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए? राजीव जी और कांग्रेस की सोच थी कि महिला अगर राजनीति में आती है तो ये देश में राजनीति के अपराधीकरण को कम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं और महिलाओं को उनका अधिकार तो मिलेगा ही। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच और इतिहास महिलाओं के बारे में क्या रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।